प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण गंगा व यमुना नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा हुआ है। यह मैदान अरावली पर्वतमाला के पूर्व दिशा में स्थित है। इस प्रदेश का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के 23.3% भाग को घेरता है। यहाँ पर राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। यह राजस्थान का सर्वाधिक घनत्व वाला भाग है। यह भाग मैदानी उपजाऊ भाग है। यहाँ पर यातायात व रोजगार की भी अच्छी सुविधा होने के कारण यह क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से विभक्त हैं। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती हैं। अरावली पर्वतमाला इस भाग में मूसले प्रदेश को बढ़ने से रोकती हैं। इस प्रदेश में राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को शामिल किया जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है: चंबल बेसिन, बनास व बाणगंगा बेसिन, माही या छप्पन बेसिन। पूर्वी मैदानी प्रदेश में चंबल बेसिन राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं। बनास बेसिन राजस्थान के राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक और जयपुर जिलों में फैला हुआ है। माही बेसिन राजस्थान के दक्षिणी दिशा में स्थित है और यह डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। इसमें कुछ भाग प्रतापगढ़ का भी शामिल किया जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का 1 नंबर भाग आता है चंबल बेसिन। चंबल नदी के आसपास के सिंचित भाग को चंबल बेसिन के नाम से जाना गया। चंबल नदी मध्य प्रदेश की जानापाऊ पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहने के बाद यमुना नदी में मिल जाती हैं। चंबल नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की जानापाऊ पहाड़ी से होता है। यह मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती हैं। राजस्थान के कुछ जिलों में बहने के बाद यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती हैं। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जानापाऊ पहाड़ी से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती हैं। इसके बाद राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती हैं। चंबल नदी के आसपास कांपीय मृदा का जमाव पाया जाता है क्योंकि चंबल नदी 12मासी नदी है और यह अपने साथ आसपास की मिट्टी बहाकर लाती हैं, जिस कारण नई कांपीय मिट्टी जमा होती रहती हैं और एक विशाल मैदान का निर्माण होता रहता है। चंबल नदी अपने उद्गम स्थान से यमुना नदी में मिलने तक अनेक कलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसे गारज, कैनियन, नदी का गार, जलप्रपात आदि प्रमुख स्थलाकृति हैं जो चंबल नदी के द्वारा निर्मित होती हैं। चंबल बेसिन में मुख्य रूप से राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ मिलने वाले क्षेत्र को शामिल किया जाता है। चंबल बेसिन में राजस्थान के कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों को शामिल किया जाता है। इस बेसिन में विशाल बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसे डाकुओं का शरणस्थली के नाम से भी जाना जाता है। चंबल बेसिन में विशाल बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर डाकुओं का आतंक रहता है, अर्थात चंबल नदी एक नित्यवाही नदी होने के कारण इसके आसपास जंगली झाड़ियाँ उग जाती हैं जो एक बीहड़ का निर्माण करती हैं, अर्थात एक ऐसे जंगल का निर्माण करती हैं जहां पर कंटीली झाड़ियां हैं
एक विशाल जंगल का निर्माण करती हैं जिसे स्थानीय भाषा में बीहड़ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बीहड़ क्षेत्र में डाकुओं का आतंक सर्वाधिक रहता है। चंबल बेसिन की अधिकांश आकृति उत्कात स्थलाकृति है, क्योंकि यह नदी लगातार बहती रहती है, जिस कारण इसके आसपास की भूमि का कटाव होता रहता है और इस प्रकार उत्कात स्थलाकृतियों का निर्माण होता रहता है। चंबल बेसिन का कुल क्षेत्रफल 4500 वर्ग किलोमीटर है। चंबल बेसिन के दक्षिणी हिस्से में अनियमित पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसे डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चंबल बेसिन के दक्षिणी भाग में अनियमित पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिन्हें डांग क्षेत्र कहा जाता है। चंबल बेसिन में बीहड़ों की प्रधानता पाई जाती है। सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र धौलपुर में पाए जाते हैं। चंबल बीहड़ की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। बीहड़ों व यमुना घाटी के बीच में एवं चंबल व कुंवारी के बीच में मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का दूसरा भाग बनास बेसिन व बाणगंगा बेसिन है। बनास बेसिन का निर्माण बनास व उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि महाभारत के समय अर्जुन ने अपने तीर चलाकर इस नदी का पाताल से उद्गम किया था, इस कारण इसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। बनास बेसिन की औसत ऊंचाई 280 मीटर से 500 मीटर तक है। बनास बेसिन के पूर्व में चंबल बेसिन, उत्तर में बाणगंगा बेसिन व पश्चिम भाग अरावली से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में माही बेसिन या छप्पन का मैदान स्थित है। बनास बेसिन के मैदानों की अधिकतम ऊंचाई पश्चिम दिशा में है। बनास बेसिन की पहाड़ियों पर अनाच्छादन का प्रभाव देखने को मिलता है। राजमंद के देवगढ़ से भीलवाड़ा तक के बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान को पिडमाइट के मैदान के नाम से जाना जाता है। पिडमाइट का मैदान राजस्थान में टिल्ले नुमा आकृति में बना हुआ है। यहाँ पर कांपी मिट्टी का जमाव पाया जाता है। बाणगंगा बेसिन, यह भाग बाणगंगा नदी द्वारा निर्मित है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का तीसरा भाग आता है माही बेसिन या छप्पन का मैदान। माही व उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को माही बेसिन के नाम से जाना जाता है। माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और वापस अरब सागर में गिर जाती है। यह मैदान कर्क रेखा के उत्तरी दिशा में स्थित है। क्योंकि कर्क रेखा डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती है, यह मैदान भारत की महान समय निर्धारक रेखा यानी कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती हैं। प्राचीन समय में प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का समूह था। इस कारण इस भूभाग को छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना गया। माही बेसिन की सामान्य ऊंचाई 150 मीटर से 360 मीटर है। इस मैदान का ढाल दक्षिण दिशा में गुजरात की ओर है। माही बेसिन छप्पन के मैदान और कांठल के बागड़ क्षेत्रों में बंटा हुआ है। प्रतापगढ़ के आसपास क्षेत्र को कांठल के नाम से जाना जाता था। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आसपास क्षेत्र को बांगड़ के नाम से जाना जाता था। राजस्थान के भौतिक स्वरूप का चौथा भाग दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आता है। इसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड के समय ज्वालामुखी के उद्गार से हुई है।
यह मालवा के पठार का ही एक भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार के द्वारा उत्पन्न हुआ। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश चंबल नदी के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश चंबल नदी के सहारे राज्य के दक्षिणी पूर्वी दिशा में फैला हुआ है। इस भाग का क्षेत्रफल 6.89% है, यानी लगभग 7%। यहाँ पर राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। इस भाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में वार्षिक वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। यह राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही है, जहां पर वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक रहती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का धरातलीय स्वरूप पथरीला व चट्टानी है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का धरातलीय स्वरूप पथरीला व चट्टानी है। यहाँ पर काली, लाल व कछारी मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा माना जाता है। यहाँ की काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के से निकले हुए लावे के रूप में माना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को कृषि की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। यह राजस्थान का कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। इसे कृषि की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, विंध्यन गार भूमि और दक्कन का लावा पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का पहला भाग आता है विंध्यन कगार भूमि है। कगार भूमि बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित है, जो स्लेटी पत्थरों के कारण अलग दिखाई देती हैं। यहाँ पर स्थित कगारों का मुख बनास व चंबल नदी के दक्षिण पूर्व दिशा में और बुंदेलखंड के पूर्व दिशा में फैला हुआ है। इन कगार भूमियों की ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर तक पाई जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का दूसरा भाग आता है दक्कन का लावा पठार। यह मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग में 3 सकेंद्रीय कगारों के रूप में फैला हुआ है। दक्कन का लावा पठार मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग में 3 सकेंद्रीय कगारों के रूप में फैला हुआ है। राजस्थान में इसे दक्षिणी पूर्वी भाग में ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। यह एक पथरीला व विस्तृत क्षेत्र है। यह पथरीला व विस्तृत क्षेत्र है। यह कोटा व बूंदी की पहाड़ियों के रूप में राजस्थान में फैला हुआ है। यह एक पथरीला व विस्तृत भाग है। इस भाग में कोटा व बूंदी के पठारी भाग को शामिल किया जाता है। चंबल व उसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध, पार्वती आदि ने कोटा में एक त्रिकोणीय कांपीय मैदान का निर्माण किया है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 210 से 215 मीटर तक पाई जाती हैं। चंबल व उसकी सहायक नदियों के द्वारा कोटा जिले में एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण किया गया है। इस बेसिन की औसत ऊंचाई 210 मीटर से 215 मीटर है। इस पठारी भाग में मकानों की छतों में काम आने वाली मिट्टी इस पठारी भाग में मकानों की छत में काम आने वाली मिट्टियां एवं कांतले प्राप्त किए जाते हैं। इस क्षेत्र में गन्ना, कपास, चावल, अफीम। इस भूभाग में गन्ना, चावल, कपास, अफीम, जौ, गेहूं, चावल आदि की खेती की जाती है।
इस प्रकार यह राजस्थान का कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मैदान है। इस प्रकार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बनावट अलग अलग दशाओं में हुई है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप विविधतापूर्ण है। इस प्रकार राजस्थान के भौतिक स्वरूप का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।